So next portion in S block elements we have to study is general characteristics of the compounds of alkali metals. इसमें सबसे पहले देखो alkali metals के जो compounds है वो generally ionic in nature होते हैं. उसका reason clear है आपको क्योंकि ये सब electropositive elements है. So common compounds of alkali metals are generally ionic in nature. ये पहला point जो आपको notice करना है. अब वन बाय वन हम अलग अलग कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. उसमें सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डील कर रहे हैं. तो आपको मैंने बताया था कि एयर के साथ अगर हम कंपाउंड्स को रिएक्ट कराते हैं तो लिथियम जो है वो फॉर्म करता है ऑक्साइड. ठीक है, थोड़ा बहुत परऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में मिल सकता है. सोडियम जो फॉर्म करेगा वो करेगा परऑक्साइड, और थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड की इंप्योरिटी आ सकती है इसमें भी, बट प्राइमरली परऑक्साइड. उसके बाद के जो एलिमेंट्स है लाइक पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स which is MO2. Under the appropriate conditions, pure compounds M2O, M2O2 and MO2 may be prepared. The increasing stability of peroxide and superoxide as the size of the metal ion increases. तो ये आपको stability का order mark कर लेना है. तो peroxide and superoxide की stability बढ़ती जाएगी अगर metal ion का size increase करता जाएगा, यानी कि smaller ion के केस में peroxide या superoxide की stability कम होगी, larger ion के केस में peroxide and superoxide की stability बढ़ेगी. उसका लॉजिक जो है वो है स्टाइलेशन ऑफ अनायन बाय द लार्जर कैटायन थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट. तो अगर इसका लॉजिक भी लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी इफेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था कंपैरेबल साइजेस के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, तो कंपैरेबल साइज जैसे ही बनेगा वैसे ही लैटिस एनर्जी का इफेक्ट काम करना शुरू कर जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. उसके बाद अगर प्राइमरी रिएक्शंस की बात करें तो एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं या परऑक्साइड्स हैं या सुपर ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहले इनकी वाटर के साथ रिएक्शन देखनी है. मैंने आपको पिछले क्लास में भी ये चीज सिखाया था. तो अगर परऑक्साइड ऑक्साइड्स के साथ वाटर की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. परऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो देखो इससे H2O2 भी फॉर्म हो रहा है, और सुपर ऑक्साइड के साथ फॉर्म होगा तो H2O2 प्लस O2 भी फॉर्म होगा अलॉन्ग विद द हाइड्रोक्साइड. इसीलिए हम लोग ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड साथ साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि बस ऑक्साइड की रिएक्शन मॉइस्चर या वाटर से कराएंगे तो इट विल प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड. ऑक्साइड फॉर्म होगा तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, परऑक्साइड फॉर्म होगा तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 भी फॉर्म होगा, सुपर ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. द ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर. ये आपको बॉन्डिंग के टाइम पे बताया था कि पेरोक्साइड आयन जो होता है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, इसलिए कलरलेस होता है, बट जो सुपर ऑक्साइड आयन है वो कलर्ड होते हैं. यहाँ पे ध्यान देना है. सो पहला पॉइंट मार्क करना है, ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस प्योर स्टेट में. जैसे H2O2 का जो पेरोक्साइड फॉर्म है वो कभी कभी येलो लिखा आएगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअली येलो. दैट येलो कलर इज बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड. या अभी हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब इनके कलर्स के बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन सीखेंगे. कलर ऑक्साइड डायमैग्नेटिक की वजह से ना. हाँ, ऑक्साइड में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर डायमैग्नेटिक जब भी प्योर स्टेट में होगा. जनरली कभी कभी जैसे येलो सोडियम पेरोक्साइड जो है उसमें कभी कभी लाइट येलो कलर आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड. तो बेसिक लॉजिक जो है वो कलर है सुपर ऑक्साइड आयन की वजह से. और सुपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है. बॉन्डिंग के टाइम बोला था, अगर चाहो तो फिर से लिख लो. तो जो बेसिकली सुपर ऑक्साइड्स है वो कलर्ड होते हैं. सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर. ठीक है. द सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक. ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हुआ आपको. सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन ऑक्सीजन इन द नॉर्थ इंडस्ट्री. तो देखो पहला सवाल जैसे पूछा गया है कि पोटेशियम पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक, तो सुपर ऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक होता है. चाहो तो आप इसका कॉन्फिगरेशन लिख लो यहीं पे. कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ मैंने आपको. अगर O2 माइनस लिखेंगे तो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, sigma 2pz2, then pi 2px2, pi 2py2, pi anti bonding 2px2 और pi anti bonding 2py1. तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक. समझ गए. इसके बाद देखो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोक्साइड्स जो भी फॉर्म होते हैं वो ऑक्साइड्स की वाटर रिएक्शन से होते हैं. सो हाइड्रोक्साइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन विद द ऑक्साइड्स विद द वाटर and all are white crystalline solids. The alkali metal hydroxides are strongest and all the bases. तो जो alkali metal hydroxides है वो strong base होते हैं and dissolves freely in water with the evolution of much amount of heat on intense hydration. तो इनके dissolution in water जो है वो exothermic process है और बहुत high amount of energy release होती है because of their intense hydration. ठीक है. Next segment is halides. तो हलाइड्स में आपको पता है कि अल्कली मेटल हलाइड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सारे कंपाउंड्स बनेंगे.
तो पहले पॉइंट में लिखना है द एल्कली मेटल हैलाइड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद द एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर फ्लोराइड बनाना है तो HF से, क्लोराइड बनाना है तो HCl से, ब्रोमाइड बनाना है तो HBr से, आयोडाइड बनाना है तो HI से रिएक्शन। ऑल दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है इन सब प्रोसेस में। So all these halides have high negative enthalpy of formation, and delta HF formation value for fluoride becomes lesser negative as we goes down the group. ठीक है, क्लियर। मतलब अगर हम फ्लोराइड्स के केस में सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड से लेके सीजियम फ्लोराइड की तरफ जाते जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है वो कम होती जाएगी। उसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि जो कंपैरेबल साइजेस हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे, क्योंकि फ्लोराइड छोटा आयन है। जबकि बड़े आयन्स के साथ ये चीज चेक करेंगे अगर हम, लाइक ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, सो वो चीज देखो रिवर्स ऑर्डर में आएगी, which is the reverse true for enthalpy of formation of chloride, bromide and iodide. For a given metal, enthalpy of formation always becomes lesser negative from fluoride to iodide. ये तीन ऑर्डर हो गए जो आपको ठीक से नोट कर लेने। तो अब देखो, अगर इसको ऑर्डर के फॉर्म में नोट करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे हैलाइड्स के लिए एल्कली मेटल्स में, हम लोगों ने ये चीज फॉर एल्कली मेटल्स लिखी हुई बेसिकली। तो एल्कली मेटल्स के केस में अगर हम कोई भी हैलाइड फॉर्म करेंगे तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा सारे हैलाइड्स के लिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में अगर हम फ्लोराइड्स के लिए इस चीज को चेक करेंगे तो डाउन द ग्रुप ये वैल्यू कम होती जाएगी। ध्यान रखना नेगेटिव है लेकिन, सो वैल्यू कम हो रही, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। साइन के साथ कंपेयर होगा तो उल्टा ऑर्डर बोलेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। अगर यही चीज क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के लिए चेक करेंगे तो ये इंक्रीज होते हुए जाएगी। और अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन मेटल के लिए चेक करेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए, तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जाएगी। फ्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ये चीज देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है, तो लास्ट में ये भी चीज मार्क कर लो ठीक से। सो इट्स गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेसर नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, यानी फ्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव, फ्लोराइड के लिए उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम, आयोडाइड उससे कम। उसके बाद देखो आगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड दिया हुआ है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलोज अ ट्रेंड, fluoride, chloride, bromide and iodide. All these halides are soluble in water. The low solubility of lithium fluoride in water is due to its high lattice enthalpy, whereas the low solubility of cesium halide is due to its smaller hydration enthalpy. तो दो फैक्टर्स हो गए। अगर हमें लिथियम फ्लोराइड की सॉलिबिलिटी वाटर में कम एक्सप्लेन करनी है तो इसका लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे हाई लेटिस एनर्जी से, और सीजियम आयोडाइड की अगर हमें लेसर सॉलिबिलिटी वाटर में एक्सप्लेन करनी है तो इट विल बी बिकॉज ऑफ स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी। Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone, and ethyl acetate. Lithium chloride is also soluble in pyridine. तो लिथियम का जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप अप्लाई होती है। तो ये पॉइंट और अलग से नोट कर लीजिए। सो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या फिर लेटेस्ट एनर्जी का अगर ऑर्डर मार्क करेंगे तो सोडियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। सेम ऑर्डर पोटेशियम के लिए भी लिखेंगे, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अभी आपको ट्रेंड सिखाया। लिथियम क्लोराइड जो है वाटर सॉल्युबल कम होता है, उसके लिए उसका रीजन है हाई लेटिस एनर्जी। और सीजियम आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल कम होता है, उसका रीजन है उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हैलाइड्स जो है वो नॉर्मली वाटर सॉल्युबल होते हैं, केवल दो केस में वाटर की सॉल्युबिलिटी कम है, एक लिथियम फ्लोराइड, एक सीजियम आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद इसमें लिथियम के केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, वो पॉइंट जरा फिर से एक बार चाहो तो अलग से मार्क कर लो। सो अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन एथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट। और लिथियम क्लोराइड जो है पिरिडीन में भी सॉल्युबल होता है, तो इसमें कोवेलेंट बिहेवियर ज्यादा होने की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी सॉल्युबिलिटी सिग्निफिकेंटली गुड आ जा रही है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट फॉलो करेंगे। दिस इज सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सो ऑक्सो एसिड्स मतलब ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन ग्रुप होता है या बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सो ऑक्सो एसिड्स आर दोज which the acidic proton is on the hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom. जैसे एग्जांपल्स लिखना है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो अल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट विद ऑल द ऑक्सो एसिड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये, एंड दे आर जनरली सॉल्युबल एंड थर्मली स्टेबल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थर्मल स्टेबिलिटी का पॉइंट है। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो मैंने लिखवाया कि जो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर है, थर्मली स्टेबल है। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल
बाइकार्बोनेट्स भी ठीक ठाक स्टेबल होते हैं अगर बाकी बाइकार्बोनेट से कंपेयर करेंगे। उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से डाउन द ग्रुप जाने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट इंक्रीज करती है। लिथियम बाइकार्बोनेट बहुत कम स्टेबल होता है, हीट करने से Li2 और CO2 ब्रेक कर जाता है। और लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसकी डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ। अभी आयनोस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लिथियम की, तब ये चीज और क्लियरिफाई करूंगा आपको। तो लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करती है, तो सॉलिड स्टेट में इसके बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट लाइक अदर बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को नीचे ऐड कर लेना है। तो एक तो थर्मल स्टेबिलिटी लिख डालिए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की, और लिथियम कार्बोनेट की हीटिंग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ते हो जाएगी। सेम ऑर्डर बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, लिथियम बाइकार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा, और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सीजियम बाइकार्बोनेट तक थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट करने से कैसे ब्रेक करेगा सब्सटेंस। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर कार्बोनेट्स एंड एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो Li2 और CO2 ब्रेक कर जाएगा जस्ट लाइक मैग्नीशियम। और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में, बट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। यही पॉइंट अभी मैंने आपको मार्क कराया था। लाइक अगर हाईलाइट करना है तो अलग से हाईलाइट कर लो, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जबकि लिथियम का और कार्बोनेट जो है वो ब्रेक करने से Li2 और CO2 में चला जाता है हीट करने से। लॉजिक उसका पोलराइजेशन पावर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फिनोमेना। इसके बाद देखो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार लिथियम की प्रॉपर्टीज को अलग अलग डील कर रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दिस इज एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का स्मॉलर साइज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बाकी अल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में डिविएट करती हैं, और इसकी डायगोनल रिलेशनशिप होती है मैग्नीशियम से, उसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा मैच करती हैं। ठीक है, देखो लिथियम के एबनॉर्मल प्रॉपर्टी के पीछे रीजन जो है, सबसे पहले तो रीजन को समझना है। तो लिथियम का स्मॉलर साइज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सो एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ द एटम, लिथियम के स्मॉलर साइज की वजह से इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा आएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आने की वजह से इसकी अल्कली मेटल्स के साथ बिहेवियर मैच करने थोड़े कम कर जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आने लग जाएगी। और लिथियम की जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप होती है मैग्नीशियम की वजह से, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। सो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जिन पे आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट बताया लिथियम का स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज की वजह से हाई पोलराइजेशन पावर, फजान रूल अप्लाई कर देंगे। पोलराइजेशन पावर ज्यादा होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बढ़ी, और लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो अल्कली मेटल से मैच नहीं करेंगी और मैग्नीशियम से मैच करेंगी। तो उसको देखो 2 पॉइंट्स में इसीलिए स्टडी करना है। सबसे पहला है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड द अदर अल्कली मेटल्स। वन बाय वन देखो, देखते चलो। सबसे पहला पॉइंट है हार्डनेस का। सो लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर अल्कली मेटल्स। तो अगर लिथियम को बाकी अल्कली मेटल से कंपेयर करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हार्डर होगा। मेटालिक बॉन्डिंग से बात मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाई थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स। ये पॉइंट भी आपको बताया था कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी लिथियम एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। और उसका लॉजिक भी समझाया था, स्मॉलर साइज मोर पोलराइजेशन पावर। कंबशन करने से ये मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता जो बाकी अल्कली मेटल्स करते हैं। और ये नाइट्राइड्स फॉर्म करता है जो कि अल्कली मेटल नहीं करते हैं। कोई भी अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता है, ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड। बाकी सारे अल्कली मेटल्स में कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। और ऑक्सीजन की रिएक्शन में भी डिफरेंस है, लिथियम केवल ऑक्साइड फॉर्म करता है, बाकी एलिमेंट्स जो है वो ऑक्साइड, पेरोक्साइड्स और कुछ केसेस में सुपर ऑक्साइड्स, ओजोनाइड्स भी फॉर्म होते हैं। ये लिथियम का डिफरेंस है। अगले पॉइंट में देखेंगे तो लिथियम इज डेलिक्वेसेंट एंड क्रिस्टलाइजेस एज हाइड्रेट। ये बहुत देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम क्लोराइड जो है वो डेलिक्वेसेंट है और ये हाइड्रेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज करता है, जो कि नॉर्मली अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्कली मेटल्स कभी भी हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जैसे NaCl ही होता है, NaCl.X नहीं होता है। LiCl.2H2 एग्जिस्ट करता है, तो एक तो डेलिक्वेसेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, और ये क्रिस्टलाइज करता है हाइड्रेट की तरह से। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। सो आप समझ गए। तो डेलिक्वेसेंट का बेसिक मतलब समझ आ गया ना। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले कि उसी में डिसॉल्व कर जाए, तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डेलिक्वेसेंट।
और ये हाइड्रेट फॉर्म में क्रिस्टलाइज करता है। बाकी इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट की पहले ही बता दी है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर एग्जिस्टिंग। ये पहले ही लॉजिक बता दिया। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो एथेनाइड ऑन द रिएक्शन विद इथाइन। मतलब सोडियम पोटेशियम बाकी सब जो है एथेनाइड्स फॉर्म करते हैं, लिथियम ऐसा नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो एथेनाइड्स ऑन रिएक्शन विद इथाइन। इथाइन मतलब समझ गए ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो चाहो तो ये भी एक पॉइंट आगे ऐड कर लो। अगर हमने जैसे एसिटिलीन लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई, तो ये ऐसे इथेनाइड फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यही चीज लिथियम के साथ करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। सो सोडियम के साथ एथेनाइड बनेगा, पोटेशियम के साथ एथेनाइड बनेगा, बट लिथियम के साथ एथेनाइड नहीं बनता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो एथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, जो कि बाकी एल्कली मेटल्स के साथ पॉसिबल है। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, whereas other alkali metal nitrates decomposes to give corresponding nitrate। ये देखो एल्कली मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको अच्छे से समझ लो। सो लिथियम नाइट्रेट हीट करने से ऑक्साइड NO2 और O2 बनाता है, जबकि सोडियम नाइट्राइट हीट करने से NaNO2 और O2 बनाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स। चाहो तो हम इसको और अलग से लिख सकते हैं थोड़ा एडवांस के एंगल से। सारे तरह के नाइट्रेट्स की हीटिंग बता देता हूँ मैं। पहले एल्कली मेटल्स के केस में समझ लो, लिथियम नाइट्रेट हीट करने से ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट हीट करने से नाइट्राइट फॉर्म करता है। अब अगर चाहो तो इसको बाकी सबकी हीटिंग भी लिख सकते हैं, तो साथ में आप ऊपर एक टर्म लिख लो, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स। तो देखो नाइट्रेट्स की हीटिंग को 4 सेगमेंट में स्टडी करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी बताई मैंने आपको एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनती है। इसके बाद सिल्वर एंड मरकरी का केस लेंगे तो प्योर मेटल मिल जाता है। इसमें सिल्वर गोल्ड मरकरी भी ले सकते हो, वो भी सेम प्रोसेस आएगा। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड N2O बनता है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। उसके बाद सब अदर्स वाली कैटेगरी है। इसमें बस लिथियम नाइट्रेट ध्यान से देख लो, लिथियम नाइट्रेट का बिहेवियर मैग्नीशियम से मैच करता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, बाकी जितने भी नाइट्रेट हीट करेंगे वो NO2 और O2 दोनों फॉर्म करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो 4 तरह के नाइट्रेट्स हो गए। एल्कली मेटल नाइट्रेट से नाइट्राइट, सिल्वर मरकरी के नाइट्रेट, सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट से डायरेक्टली मेटल, अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग से नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी मेटल्स की हीटिंग से, बाकी मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग से मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 फॉर्म होता है। लिथियम इसमें एक्सेप्शन है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, समझ गए? चलो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिथियम फ्लोराइड एंड Li2 आर कंपैरेटिवली लेसर सॉल्युबल इन वाटर। और ये आप फजान रूल से आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी वाटर में वो रिलेटिवली बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले आपको वो प्रॉपर्टीज बताई लिथियम की जो कि एल्कली मेटल से मैच नहीं करती है। इसी में आपको हीटिंग ऑफ नाइट्रेट भी बता दिया, जो हमारे कॉमनली आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, जो कि डायगोनल रिलेशनशिप की बात है। तो अगर डायगोनल रिलेशनशिप देखेंगे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि डायगोनल रिलेशनशिप आती किस वजह से, साइज और चार्ज रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेस बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज देख लो, और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराया था कि लिथियम प्लस का साइज जो है वो मैग्नीशियम 2 प्लस से बड़ा होता है। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कभी भी गलत हो सकता है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको अच्छे से याद कराया था, साइज ऑफ Li प्लस इज लार्जर देन Mg2 प्लस। नहीं तो आप नॉर्मली गलती कर जाओगे, आपको शेल ज्यादा दिखेगी, आप गलत कर जाओगे। सो इसको अच्छे से याद रखना है, Li प्लस का साइज Mg2 प्लस से बड़ा होता है, एक रूल। उसके बाद सिमिलरिटीज में चलेंगे तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हार्डर होते हैं। प्रॉपर्टीज मार्क करना शुरू करो जो सिमिलरिटी है। सो लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। मतलब एल्कली मेटल में लिथियम लाइटर कैटेगरी में, मैग्नीशियम अपने बाकी ग्रुप्स में लाइटर है। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। नॉर्मली एल्कली मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जबकि लिथियम बहुत स्लो रिएक्ट करता है। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेसर सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स बिकम्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो हीट करने से डिकम्पोज कर जा रहे हैं। नाइट्राइड फॉर्मेशन होता है, जैसे लिथियम मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म होता है वैसे लिथियम भी नाइट्राइड फॉर्म होता है, डायरेक्ट रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, जो कि एल्कली मेटल्स में नहीं होता है।
अगले पॉइंट में लिखेंगे द ऑक्साइड ऑफ Li2 एंड MgA2 डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम कभी सुपर ऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। सो लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, इनके सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करते। द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजेज इजिली ऑन हीटिंग, फॉर्म्स द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, पहले ही बता दिया है। एंड सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। LiCl और MgCl2 दोनों सॉल्युबल इन एथेनॉल है, जो कि नॉर्मली एल्कली मेटल्स में मैच नहीं करेगा, क्योंकि एल्कली मेटल कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, अल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम होती है। और LiCl और MgCl2 दोनों डेलिक्विसेंट है, बस इनके हाइड्रेट फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस है। लिथियम LiCl.2H2O बनाता है और Mg जो है MgCl2.8H2O फॉर्म करता है, ठीक है। डन।